देखिए भाई, सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है। आज ये यूनिट आपकी कंप्लीट है, 5 नंबर की है ना। तो देखिए, हमने रज चक्र की कितनी प्रावस्थाएं बनाई थी? 4। तो सबसे पहले कौन सी प्रावस्था है? रज प्रावस्था, जिसको आप मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज। तो देखिए क्या होता है इसमें ना, यह प्रावस्था प्रथम दिन से चलो नहीं, हाँ, इस प्रावस्था में रजस्राव होता है, जो 3 से 5 दिन तक रहता है। यह रजस्राव एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इससे गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत झड़कर मादा योनि से रक्त व श्लेष्मा के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? रज प्रावस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है कि यह जो प्रावस्था होती है, देखो हमारा जो पूरा रज चक्र होता है ना, पूरा रज चक्र वो 28 दिन का होता है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्राइमेट मादाओं में हर महीने रज चक्र होता है, बताया ना मैंने। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एक रज चक्र पढ़ रहे हैं। तो रज चक्र का जो टाइम है वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। और हम चक्र पढ़ रहे हैं ना, चक्र। चक्र का मतलब क्या होता है कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं पर आपको वापस आना है। तो आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं कि इस प्रावस्था में रजस्राव होता है। रज का मतलब होता है ब्लड। क्या होता है? ब्लड। तो सब इसको हम ब्लीडिंग फेज कह सकते हैं, ब्लीडिंग फेज। तो भाई पहली जो प्रावस्था है उसमें मादा योनि से रक्त निकलता है और इस ये जो रक्त निकलता है वो अधिकतम 3 से 5 दिन तक निकलता है। अधिकतर तो 3 दिन होता है, मतलब 3 दिन तक तो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। अधिकतम 5 दिन तक हो सकती है। अगर इससे ज्यादा दिन तक ब्लीडिंग हो रही है तो वो एबनॉर्मल एक डिजीज है ना। तो लाइन क्या कर रही है कि इस प्रावस्था में रजस्राव होता है जो 3 से 5 दिन तक रहता है। अब ये रजस्राव क्यों हुआ? तो एक सिंपल सी लाइन है कि जब मादा शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए तो उस कारण, बात समझो, जब इन दोनों हार्मोन की कमी हो जाती है तो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, मैंने आपको बताया था डायग्राम,
ये गर्भाशय था भाई। तो गर्भाशय की ये एंडोमेट्रियम परत थी ना, ये वाली एंडोमेट्रियम। तो जब मादा शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है ना, तो ये परत ऐसे झड़ जाती है। और ये बनी किसकी होती है? ब्लड की, श्लेष्मा की। तो जब ये गलेगी परत, तो जो ब्लड है वो कहाँ से स्रावित होगा? योनि द्वारा स्रावित होगा। और इसी को क्या बोलते हैं? रज प्रावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रज प्रावस्था बोलते हैं। तो बताओ, सिंपल सी बात है ना। रज चक्र में पहली प्रावस्था रज प्रावस्था है। आपको केवल इतना कहना है कि जब मादा शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन की कमी हो जाती है, तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत झड़कर मादा योनि द्वारा बाहर निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रज प्रावस्था कहते हैं। और यह प्रावस्था कितने दिन तक की होती है? 3 से 5 दिन तक की होती है। क्लियर है बात? तो ये थी हमारी कौन सी प्रावस्था? फर्स्ट प्रावस्था। सेकंड जो है, सेकंड होती है पुटकीय, जिसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। पुटकीय प्रावस्था है सेकंड। अच्छा, अब एक बात जरा ध्यान से समझना मेरी, कि ये जो अंडाशय है ना, अंडाशय, और अंडाशय के बारे में हम 28 चैप्टर में बात कर चुके हैं ना, की थी ना हमने 28 में। तो 28 में क्या था कि जो पुटिकाएं डेवलप होती हैं, प्राथमिक पुटका, परिपक्व पुटका डेवलप हुई थी क्या? तो उसी के लिए ये प्रावस्था सेकंड पुटकीय। तो ये क्या है भाई? 6 से 13 दिन की होती है। इसमें पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित एफएसएच की वजह से परिपक्व पुटिका का निर्माण होता है। ये पुटिका एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है, जो एंडोमेट्रियम परत का निर्माण करती है, निर्माण करता है। ठीक है। इस समय एफएसएच व एलएच अधिक स्रावित होते हैं। ठीक है। सेकंड जो फेज है वह है पुटकीय। मैं आपको समझाऊं, देखिए पहले दिन क्या हुआ, 28 दिन का चक्र है, तो ये मान लीजिए कि 5 दिन में तो ये जो परत थी वो झड़कर मादा योनि द्वारा बाहर निकल गई। ठीक है, 5 दिन तक। अब 6वें दिन क्या हुआ, 6वें दिन अंडाशय में जो कोटिकाएं थी ना, जो मैंने आपको डेवलप करके बताई थी ना, ग्राफियन कोटिका बनाई थी, तो वह प्रावस्था कितने दिन की होती है? 13वें दिन की। मतलब 13वें दिन ग्राफियन पुटिका बन जाती है। और वही ग्राफियन पुटिका जिसमें द्वितीयक oocyte था, आप याद कीजिए उस संरचना को, ऐसे बनाई थी ना मैंने संरचना। तो ये जो ग्राफियन पुटिका होती है वो कब बनती है भाई? कि पीयूष ग्रंथि जब एफएसएच हार्मोन स्रावित करती है, पीयूष ग्रंथि जब एफएसएच हार्मोन स्रावित करती है, तो एक ग्राफियन पुटिका का क्या होता है? निर्माण होता है। ये जो ग्राफियन पुटिका है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है, और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? धीरे धीरे इस परत का निर्माण शुरू करता है दोबारा से।
याद रखो, ये जो एंडोमेट्रियम परत है इसका निर्माण होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एंडोमेट्रियम परत भ्रूण का आरोपण करती है, पता है ना आपको। तो भाई जब आपकी परत ये पिघल गई तो भ्रूण का आरोपण कौन करेगा? समझ में आ रही बात? तो देखिए अभी आप सिस्टम समझ जाएंगे जब हम चारों फेजों को कर लेंगे तो, ना। तो फर्स्ट फेज में तो ये जो परत थी वो नष्ट हो गई थी। सेकंड फेज में क्या हुआ? अंडाशय में ग्राफियन पुटका बन गई और इस ग्राफियन पुटका ने एस्ट्रोजन का स्रावन किया। वह एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? अब इस परत को दोबारा से निर्मित कर रहा है, ठीक है। और कितने दिनों में या इस समय में आपसे बताऊं कि एफएसएच और जो एलएच हार्मोन है, क्योंकि आपको पता है ना पीयूष ग्रंथि इन दोनों हार्मोन को स्रावित करती है, तो दोनों हार्मोनों का जो स्तर होता है वो 13वें दिन तक हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी कौन सी फेज? सेकंड फेज। अभी आप पीछे रिलेट करके बताऊंगा मैं, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से और समझ में आएगा। तो ये हो गई हमारी सेकंड फेज। अब तीसरी फेज है अंडोत्सर्ग, जिसको ओवुलेटरी फेज कहते हैं, है ना, अंडोत्सर्ग। तो भाई क्या होता है इसमें? यह है 14वें दिन होता है। इस समय एलएच का स्तर अधिकतम हो जाता है, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं। एलएच के कारण ग्राफियन पुटिका से द्वितीयक ओसाइट उदर गुहा में मुक्त होता है। इसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। बात समझिए। अब हुआ क्या कि 13वें दिन तक तो हमारी ग्राफियन पुटका बन गई थी और ग्राफियन पुटका ने एस्ट्रोजन का स्रावन किया जो हमारी एंडोमेट्रियम को बना रही थी, ठीक है। अब आगे चल के क्या होगा कि 14वें दिन, रज चक्र कितने दिन का है? 28 दिन का। तो ये कौन सा दिन है? 14वां दिन। तो बिल्कुल मध्य का दिन है ना रज चक्र के। तो 14वें दिन क्या होता है कि जो हमारी ग्राफियन पुटिका थी, यह ग्राफियन पुटिका एलएच हार्मोन की वजह से इस द्वितीयक ओसाइट को क्या कर देती है? मुक्त कर देती है। द्वितीयक ओसाइट है ये सेकेंडरी ओसाइट। याद कीजिए सेकेंडरी ओसाइट मैंने 31 चैप्टर में भी बताया था आपको, है ना, और मैंने अंडोत्सर्ग भी आपको बता रखा है। तो हुआ क्या कि 14वें दिन जो एलएच हार्मोन होता है उसका स्तर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, या मैं कहूं ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है। तो इस घटना को एलएच सर्ज कहते हैं। इस एलएच के कारण जो ग्राफियन पुटिका होती है वो द्वितीयक ओसाइट को उदर गुहा में मुक्त कर देती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। तो यहां से अंडा निकलेगा और वो कहां जाएगा? फैलोपियन नलिका के एम्प्यूला भाग में। यहां से भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो एम्प्यूला भाग में होती है। किसमें होती है? एम्प्यूला भाग में, ठीक है। तो ये थी हमारी कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था। तो तीसरी अवस्था में क्या हो गया भैया? ओवुलेशन हो गया। क्या हो गया? ओवुलेशन। अब लास्ट आती है चौथी प्रावस्था।
पश्च अंडोत्सर्ग, जिसको पोस्ट ओवुलेटरी कहते हैं। पश्च अंडोत्सर्ग जिसको पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, यह 15 से 28 दिन की होती है। इसमें LH के कारण ग्राफियन पुटिका कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करती है, जो एंडोमेट्रियम परत को भ्रूण के रोपण के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन न हो तो यह एक निष्क्रिय संरचना कॉर्पस एल्विकेंस में बदल जाती है और शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की अचानक कमी हो जाती है, जिससे रजस्राव होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी चौथी फेज है, ये हमारी इंपॉर्टेंट फेज है और यहीं से आपको इसका पूरा सिस्टम समझ में आएगा। देखिए भाई, देखो प्रथम फेज में क्या हुआ था, फर्स्ट फेज में शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी आई थी, जिससे एंडोमेट्रियम झड़ गई, उसको आप रजप्रावस्था कह रहे थे, है ना। सेकंड फेज में क्या हुआ, FSH हार्मोन की वजह से जो पुटिकाएं थी वो ग्राफियन पुटिका में बदल गई। ग्राफियन पुटिका ने एस्ट्रोजन रिलीज किया, जिससे एंडोमेट्रियम बनने लग गई दोबारा से, क्योंकि ये झड़ चुकी थी, है ना। दोबारा बनना क्यों जरूरी है, क्योंकि भ्रूण का आरोपण करना है इसको, है ना। तीसरी फेज में क्या हुआ कि LH हार्मोन की वजह से ग्राफियन पुटिका ने द्वितीयक oocyte को बाहर निकाल दिया। इस घटना को अंडोत्सर्ग कह रहे थे। कौन से दिन हुआ अंडोत्सर्ग, 14वें दिन। अब एक पॉइंट की बात आप समझना कि जब अंड बाहर निकल गया और यदि इस समय मैथुन क्रिया हो तो स्पर्म इससे संपर्क करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। ओवम से, अंड से। अंड कब निकला है, रज चक्र के 14वें दिन, रज चक्र से के 14 दिन बाद। बात समझ में आ रही है। तो रज चक्र के 14 दिन बाद अगर हम मैथुन क्रिया करते हैं 10-12 दिन बाद, तो उस समय क्या है, निषेचन होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, है ना। तो अगर ये निषेचन हो गया भाई, ओवुलेशन हो गया, तीसरी फेज पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं पश्च अंडोत्सर्ग। ये क्या कह रही है कि यह जो अवस्था है वो 15 से 28 दिन की होती है, लास्ट अवस्था है। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्राफियन पुटिका थी जिसने द्वितीयक oocyte को बाहर निकाल दिया है, ये वाली, ये पीले कलर की कोशिकाओं में बदल जाती है, जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। ये तो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण किस हार्मोन से हो रहा है, LH हार्मोन से। कौन बदल जाती है, ग्राफियन पुटिका। तो इसका काम क्या है भाई कॉर्पस ल्यूटियम का,
कि ये कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का करती है श्रावण। और ये जो मोस्टली प्रोजेस्टेरोन, आप याद रखो, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करेगा, इस एंडोमेट्रियम परत को परिपक्व कर देता है। अच्छा, क्यों जरूरी है भाई एंडोमेट्रियम परत? क्योंकि आपको पता है कि इस समय ओवुलेशन हो चुका है और अगर मैथुन क्रिया हो गई तो निषेचन होगा, और निषेचन हो गया तो एम्ब्रियो को आरोपण जरूरी है कि नहीं बताओ, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के लिए कौन सी लेयर जरूरी है, एंडोमेट्रियम। बात समझ में आ रही है? तो इस एंडोमेट्रियम को बिल्कुल परिपक्व करता है कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। किसकी सहायता से कर रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, तो काम समझ में आ गया आपका, कार्पस ल्यूटियम का क्या काम है। इतना याद रखो कि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत को भ्रूण के आरोपण के लिए तैयार करता है। ठीक है, अब उसने एक पॉइंट कह दिया लास्ट में, क्या, कि यदि निषेचन नहीं हो, बात समझो, अगर निषेचन हो गया तो बताओ एंडोमेट्रियम का काम है भैया, है कि नहीं काम एंडोमेट्रियम का, है ना? लेकिन वो पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि निषेचन ही नहीं हो तो क्या होता है, इस कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करती है और प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम का और एंडोमेट्रियम भ्रूण का आरोपण। अरे जब निषेचन ही नहीं हो रहा है तो भ्रूण भी नहीं बन रहा है, तो इस एंडोमेट्रियम परत का कोई काम है क्या? है क्या कोई काम एंडोमेट्रियम का? नहीं है। और जब एंडोमेट्रियम का काम नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है, नष्ट, क्योंकि निषेचन नहीं हुआ, तो इसका कोई काम नहीं था। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक निष्क्रिय संरचना कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है, और इसके बदलने से आप बताइए मादा शरीर में कौन से हार्मोन की कमी आएगी? अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है और वही तो इसका स्रावन कर रही थी ना। तो बताओ शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी आ गई, जिस कमी से क्या होगा, अब पहुंच जाइए आप अपनी फर्स्ट फेज पर, रज प्रावस्था पर। क्या पढ़ाया था मैंने रज प्रावस्था में, कि शरीर में अचानक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाए तो एंडोमेट्रियम झड़ जाते, जिसको रजस्राव कहते हैं। और यहाँ क्या है कि इसकी कमी से रजस्राव दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो बताओ, हम यहीं से हमने बात चालू की थी और यहीं पर हम पहुंच गए। तो यही तो है रज चक्र। नहीं है ये बात समझ में? क्लियर है ना? बहुत ही सिंपल सा फंडा है रज चक्र का। तो आपको इस रज चक्र की चारों प्रावस्थाएं याद करनी है, इनमें से कोई सी भी एक प्रावस्था वो आपसे पूछ सकता है। क्लियर है बात? तो बहुत ही सिंपल है, मैं एक बार आपको फिर रिवाइज यहाँ पे करा दूं। देखो, चार प्रावस्थाएं थी। सबसे पहले रज प्रावस्था थी, उसमें अब क्या पढ़ रहे थे कि अचानक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाए तो ये परत झड़ जाती थी, जिसको रजस्राव कहते हैं, 3 से 5 दिन की, है ना। दूसरी थी पुट की है, उसमें क्या था, 6 से 13 दिन की थी, है ना। उसमें FSH हार्मोन से ग्राफियन पुटिका बनी थी, है ना। अब कौन सी आएगी, अंडोत्सर्ग। LH हार्मोन की वजह से ग्राफियन पुटिका द्वितीयक oocyte को बाहर निकाल देता है, जिसको ओवुलेशन कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। और अंड निकलने के बाद कौन सी अवस्था है, फर्स्ट अंडोत्सर्ग। इसमें क्या हुआ कि ग्राफियन पुटिका ल्यूटियम बदल गई, इसने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन छोड़ा, जिसने एंडोमेट्रियम को दोबारा से बना दिया। अगर निषेचन हो गया तो ये बात यहीं पर रुक जाएगी, मतलब अगला रज चक्र नहीं चलेगा। और अगर निषेचन नहीं हुआ तो इसका कोई काम नहीं है, ये परत अगेन जुड़ जाती है, दोबारा से रजस्राव चालू हो जाता है। तो ये सिस्टम मादाओं में लगातार चलता रहता है जब तक प्रेगनेंसी नहीं हो जाती। बात समझ में आ रही है?
तो ये था हमारा चैप्टर 34 मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन। बहुत अच्छी तरीके से आप उसको समझ लेना, ठीक है भाई। और अगले लेक्चर में, अगली क्लास में हम इसका एक आरेख और बना के आपको दोबारा से बताएंगे, ठीक है।